एक बार फिर दान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम जो है वो लाइव हैं आपके सामने। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो हमारे उस्ताद सर मंजूर मेमन साहब हैं, जो कि फॉर्मर हेड टीचर, ट्रेनर, उसके अलावा सीनियर एजुकेशनिस्ट है। सर, आपको आज के पॉडकास्ट में हम वेलकम कहते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बड़ी खुशी हुई मुझे। और मेरी ये भी ख्वाहिश थी कि किस तरीके से हमें कोई फोरम मिल जाए, हम बैठकर थोड़ा असाजा के प्रोफेशनल स्किल्स पर बात करें, और बहुत अच्छा हुआ कि आज आपने मुझे मौका दिया है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले जो है वो आपने टाइम निकाला इतने बिजी शेड्यूल से सर, और आपकी जो मसरूफियत है उसका हमें थोड़ा सा अंदाजा है। अच्छा सर, पॉडकास्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है ये है कि आप जो है वो टीचिंग जर्नी में कैसे आए, और स्पेसिफिकली आप जो है बायोलॉजी के सब्जेक्ट के हवाले से जाने जाते हैं, तो बायोलॉजी जो है वो आपकी लाइफ में कैसे आई? बहुत शुक्रिया विशाल। असल में मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं इतना होशियार नहीं था, कुछ घरेलू हालात ऐसे थे, और मैं पढ़ने का भी इतना शौक नहीं था। बस किस तरीके से मैट्रिक कर ली, सोचा कि मैं कोई जॉब करूँगा। फिर दोस्तों के कहने के ऊपर फिर मैंने मुस्लिम कॉलेज से इंटर साइंस किया। बस इंटर साइंस के बाद मुझे कोई आगे पढ़ने का कोई शौक नहीं था, बस यही था कि मुझे जॉब करनी है, कहीं जाके क्लर्क बन जाऊँगा, पैसे कमाऊँगा, वालिदैन की सपोर्ट करूँगा। उन्हीं दिनों में टीचरों के लिए कोई इंटरव्यू हो रहे थे। किसी दोस्त ने कहा कि जी हीराबाद में डी ऑफिस में इंटरव्यू हो रहे हैं, चलो टीचरी। मैंने कहा यार टीचरी हमें कहाँ मिलेगी, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। बोला चलते हैं। मैं वहाँ गया और डॉक्यूमेंट देखे, और बड़ी सरप्राइज थी मेरे लिए कि 10-15 दिन के बाद लिस्ट लगी, और मेरा नाम जो है ना एज ए जेएसटी टीचर के लिए, जेएसटी के लिए भी था, प्राइमरी के लिए भी था। तो मैंने सोचा यार जेएसटी बड़ी मुश्किल है, क्यों ना मैं प्राइमरी में चला जाऊँ, वो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको पढ़ाऊंगा। मैं टर्न हो गया सर। मैं एज ए प्राइमरी स्कूल मैंने ज्वाइन किया। 2-3 महीने के बाद फिर मुझे एक दोस्त ने कहा यार मैं जेएसटी बन गया, तुम भी जेएसटी में चले जाओ। फिर मैंने चलो कि ठीक है जेएसटी में करते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मुझे मिल गया। फिर मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल चंबड़ में एज ए जूनियर स्कूल टीचर मैंने वहाँ जाके ज्वाइन किया। और उसके बाद वहाँ पर मुझे जो है ना सबसे पहला जो मेरे लिए जो ये समझे मेरे जमाने उस जमाने में मेरे लिए बम धमाका था कि सर फिजिक्स पढ़ानी है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था फिजिक्स को पढ़ाना, क्योंकि मेरी अपनी फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो बड़ी मैंने कोशिश की, लेकिन चूंकि उस स्कूल में ये मसला था कि वहाँ पर तकरीबन 18 टीचर में कोई इंटर साइंस नहीं था। देहात का स्कूल था उस जमाने, अब तो वो बहुत बड़ा हायर सेकेंडरी बन गया है। तो मैं वाहिद इंटर साइंस था। तो मैंने इस चैलेंज को कबूल किया। मैंने पहले दिन तो बच्चों से नाम वहाँ पूछ के टाइम को सारा, उसके बाद मैंने जब आया घर तो मैंने कहा मुझे कैसे पढ़ाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पेरेंट्स की वजह से, कुछ मेरे एक उस्ताद थे, मेरे चचा भी रहे, साई रमजान मेमन साहब, जिसका बहुत बड़ा नाम है तनुजा में, उन्होंने कहा था कि तुम चले जाओ। मेरा एक दोस्त है वहाँ हाई स्कूल नंबर 1 में साइंस टीचर है, और सर गुलाम हुसैन खासकली साहब बहुत सीनियर उस्ताद थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मुझे उनकी तरफ भेजा, उन्होंने मुझे फिजिक्स सिखाई। फिर मैं डेली उनके पास जाता था, वो मुझे पढ़ाते थे, सिखाते थे, नोट्स देते थे। मैं उन नोट्स को घर पे याद करके जाता था, और वहाँ जाके फिर क्लास में बच्चों को पढ़ाता था। इस तरह 1 साल तो मैंने वहाँ पर फिजिक्स पढ़ाई। अगले साल हेडमास्टर ने कहा कि बायोलॉजी पढ़ानी है। मैंने कहा सर मैं प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने खुद कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी, तो ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बोला नहीं आपको पढ़ानी पड़ेगी, आप इंटर साइंस से आपको पढ़ानी पड़ेगी। मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि 1 साल में मुझे अच्छा खासा कॉन्फिडेंस हो गया था। फिर मैंने एक दोस्त को मैंने तलाश किया, वो साइंस टीचर था, वो बायोलॉजी पढ़ाता था। उसकी मैंने खिदमत हासिल की। मैंने उसको कहा यार मुझे बायोलॉजी पढ़ानी है, मुझे सपोर्ट करो। उसने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना, फिर कभी वो फिराक ले आता, फिराक का उसका ऑपरेशन ये वो। जब उसने मुझे सिखाया तो मुझे बायोलॉजी में इतना मजा आया कि मैं उस वक्त से लेकर, यानी ये 92 की बात, 82 की बात बता रहा हूँ, 1982, यानी आज से कोई 42 साल पहले मैंने बायोलॉजी शुरू की, और अभी तक मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, और मुझे इतना मजा आता है बायोलॉजी पढ़ाने में। और दोस्त हैरान होते हैं कि सर आपने कभी खुद बायोलॉजी नहीं पढ़ी और पढ़ाते कैसे हैं। मेरा एक ही जवाब होता है कि भाई पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है। आपको पढ़ाना है आप पढ़े, आप पढ़े। उस जमाने में तो यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था, हमें कोई चीज नहीं आती थी, हम अपने दोस्तों से पूछते थे, अपने कोलीग से सीखते थे। केमिस्ट्री मैंने अपने स्कूल के एक कोलीग से सीखी जो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था, उससे मैं केमिस्ट्री मैंने सीखी। फिर मैं सुबह स्कूल में पढ़ाता था, शाम को अपने कोचिंग में पढ़ाता था। पढ़ाते पढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि मैंने ये सोच लिया कि एक अच्छा उस्ताद वो होता है जो बच्चों के लिए आइडियल हो। और बच्चों के लिए आइडियल होने के लिए मेरे जहन में ये था कि मेरा स्टूडेंट ये सोचे कि जिस टीचर से मैं पढ़ता हूँ उससे अच्छी बायोलॉजी कोई और नहीं पढ़ा सकता,
उससे बिल्कुल अच्छी फिजिक्स मुझे कोई और नहीं पढ़ा सकता। वेरी नाइस। फिर मैंने एक और टेक्निक यूज की। शुरू से मैंने ये सीखा कि मैं कभी किताब हाथ में नहीं लूंगा, क्योंकि किताब पढ़ाने में जो रीडिंग सिस्टम हो जाता है। बिल्कुल तो सर। मैं घर से लेक्चर तैयार करके जाता था, 2-2 3-3 घंटे में नोट्स याद करके, रट्टा लगा कर भी मैं याद करके जाता था, और बगैर बुक के पढ़ाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी यही कंडीशन है कि मैं बगैर बुक के पढ़ाता हूँ। मेरे हाथ में सिर्फ उस वक्त बुक होती है जब मुझे कोई न्यूमेरिकल कराने होते हैं, तो मजबूरन मैं बुक लेता हूँ, वरना मैं बच्चों से पूछता हूँ बेटा आज हमारा कौन सा टॉपिक होगा, या क्योंकि एक दिन पहले मैं बता दूंगा बेटा कल ये टॉपिक हमने पढ़ना है, ताकि वो बच्चे भी चाहें तो घर से पढ़ के भी आए, तो फिर पढ़ाने में और ज्यादा मजा आता है। मैं एक दिन पहले बता देता हूँ बेटा कल हमारा ये टॉपिक होगा, दूसरे दिन फिर बच्चों बेटा कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे सर, ये पढ़ेंगे, ओके कैरी ऑन। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं बगैर कैलकुलेटर के न्यूमेरिकल करा लेता हूँ। अच्छा बच्चे पूछे सर ये कैसे हुआ, मैंने बेटा इसमें मेरी कोई महारत नहीं है, ये चीज मैं दिन में 5 मरतबा पढ़ाता हूँ, और मुझे याद है कि अगर 6.38 इंटू 6.38 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40.70 आएगा, क्योंकि ये 100 मरतबा मैं पढ़ चुका हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है मैं कैलकुलेटर करके मैं इसको कैलकुलेशन करूँ। तो बच्चों के ऊपर इतना इंप्रेशन, फिर उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, उनकी जो खुशी होती है, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है, और वो नाज करते हैं, फख्र करते हैं कि हमें अच्छा टीचर मिला, तो मेरी पूरी थकावट खत्म हो जाती है। मेरा अभी भी यहाँ इस फोरम पर अपने असातिज़ा को ये मैसेज है कि देखें पढ़ाना कोई मसला नहीं है, कैसे पढ़ाना असल मसला है। मसला है, बिल्कुल एक सर। हमेशा मैं टीचर ट्रेनिंग में अंदर कहता हूँ आप क्या पढ़ाते हैं बच्चे भूल जाएंगे, आप कैसे पढ़ाते हैं, आप पढ़ाते कैसे यस हैं, सर। असल चीज है स्किल। आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता, नॉलेज तो सबके पास होती है, बिल्कुल सर। लेकिन उस नॉलेज को वे ऑफ एक्सप्लेन टीचिंग। करना, कम्युनिकेट करना, नॉलेज को ट्रांसफर करना, मैं कहता हूँ दुनिया का मुश्किल तरीन काम भी टीचिंग है और आसान काम भी टीचिंग है। मुश्किल उनके लिए जो पढ़ाने के लिए पढ़ते नहीं है, बिल्कुल सर। उनके लिए मुश्किल है, और जो पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पढ़ाते हैं उनके लिए वो आसान है। सबसे आसान। तो टीचिंग बहुत एक अच्छा नोबल प्रोफेशन है। यकीन कीजिएगा मैं इस एज में भी 3-4 पीरियड डेली पढ़ाता हूँ, और मैं अपने आप को फ्रेश समझता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्टिविटीज है, मेरे पास स्किल है, और सबसे मेन चीज है कि मेरे पास नॉलेज है, सब्जेक्ट कंटेंट नॉलेज है। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक अच्छा जो है ना वो सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, माशाल्लाह आपकी जर्नी सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा, एंड दैट वाज वेरी इंस्पायरेशनल। और सर मेरा अभी ये जो मेरा ख्याल है, लाइक आप टीचर बने और आपने अपनी जिम्मेदारी को समझा, विथ ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आप टीचर बने, उन सारी जिम्मेदारी को समझा और उस तरीके से आपने डील किया, इस तरीके से आपने बहुत सारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो संवार दिया। सर अगला मेरा जो सवाल है वो कोर्सेज के हवाले से, जो भी टीचर फ्रेशली हम इनरोल्ड है या जो भी नए टीचर आए हैं, क्या उनके लिए बीएड, एमएड या ऐसे कोई और कोर्सेज जो है वो हेल्प करते हैं उन्हें पढ़ाने में, या सिर्फ ये एकेडमिकली या नॉलेज जो है वो ग्रो करते हैं? विशाल साहब मैंने अपना एक्सपीरियंस में ये देखा है कि बीएड एमएड ये चीजें आपको तरक्की दिला सकती है, लेकिन इसके लिए पहली चीज है कि आपका क्लास के अंदर खुद पढ़ाना, क्योंकि जो तजुर्बा पढ़ाकर आप हासिल करेंगे वो तजुर्बा आपको ट्रेनिंग से उनसे नहीं मिलेगा। फिर भी पहले हम लोग जब बीएड वगैरह कराते थे और फिजिकली क्लासेस होती थी, क्योंकि मुझे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में मेरा ये 35वां साल है। 89 में मैंने एज ए ट्यूटर मैंने ज्वाइन किया था अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी को। पहला मेरा जो ग्रुप था बीएड का 89 में मैंने उनको बीएड में पढ़ाया। अब अभी तक भी अभी इस वक्त भी मेरे पास काफी स्टूडेंट है जिनको मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। असल में क्या है कि पहले फिजिकल क्लासें होती थी तो हम स्टूडेंट से उनके लेसन चलाते थे, लेसन की प्रैक्टिकली प्रैक्टिस अभी भी है, लेकिन वो चीज नहीं है जो पहले 15 दिन वर्कशॉप होता था। हम स्टूडेंट से 5-5 लेसन चलाते थे, फिर क्रिटिकल लेसन, फिर फाइनल लेसन तैयार करके भेजते थे। अब 3 दिन का वर्कशॉप होता है, उसके अंदर 2 दिन तो हमारी ओरिएंटेशन में चले जाते हैं, 1 दिन के अंदर वो क्या प्रैक्टिस होगी। तो अब तो सिर्फ फॉर्मेलिटी हो गई है, लेकिन फिर भी मेरा ये ख्याल है कि टीचर को ट्रेनिंग जरूर है, ट्रेनिंग जरूर सीखे। जब तक आपके पास सिर्फ नॉलेज है और आपके पास स्किल नहीं है, स्किल के लिए आपको किसी न किसी फोरम पे ये ट्रेनिंग हासिल करनी होगी। बाकी बीएड आप जरूर करें, क्योंकि बीएड से ये फायदा होगा कि आगे आप प्रोमोट होंगे। मैं अपना मिसाल दूं, मैं जेएससी था, बीएड मैंने अपने खर्चे पे की थी 86 में, 86-87 में मैंने बीएड किया। मैं एचएससी बना साइंस टीचर। फिर 92 में मैंने रेगुलर एमएड किया। उस जमाने में एमएड के लिए और कोई तरीका नहीं था, 1 साल की गवर्नमेंट से छुट्टी ली, मैंने एमएड किया। एमएड के बाद फिर मैं प्रमोट होता गया और 20वें स्केल में मैं जो है ना वो रिटायर हुआ। अब अंदाजा लगे 6ठे स्केल से लेकर 20वें स्केल का सफर, इसमें सबसे मेन चीज मेरे लिए बीएड थी, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ता गया। तो जो असातिज़ा पढ़ाते हैं
उनको मैं ये गुजारिश करूंगा, चाहे वो प्राइमरी में है चाहे वो सेकेंडरी में है, उनको बीएड करें। और बीएड के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी में आपको टेंशन नहीं है। Yes. आप ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, हमारी Flexible होता असाइनमेंट है। ऑनलाइन होती है। फिर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सिर्फ 6 पेपर फिजिकल देने होंगे, उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में 5 पेपर आप फिजिकल देंगे। एक वर्कशॉप के लिए आपको 3 दिन के लिए अपने करीबी सेंटर पे जाना पड़ेगा, जहाँ आपके जो रिसोर्स पर्सन है वो आपको सिखाते हैं। इस तरह थर्ड सेमेस्टर में भी आपको 3 दिन का वर्कशॉप होता है। तो ये बेहतरीन है कि आप बीएड में अपने आप को एनरोल करें, और इसलिए 1.5 साल के अंदर, या सपोज आप ग्रेजुएट है तो 2.5 साल के अंदर आपका बीएड हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आइंदा आपके लिए प्रमोशन के लिए रास्ते हमवार हो जाएंगे और आप अपने करियर में आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा सर, हमारे पास कुछ सवाल आए हैं, लेकिन उनसे पहले मैं एक आपसे और सवाल करता हूँ। ऐसे और कौन से कोर्सेज हैं जो कि आप टीचर्स को सजेस्ट करेंगे? सर मेरा ख्याल है कि कोई शॉर्ट कोर्सेज सर? हाँ, जिस तरह आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, Yes, मैं चाहता हूँ कि टीचर को टेक्नोलॉजी के हवाले से आईटी के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी आप फॉर एग्जांपल क्लास में बायोलॉजी पढ़ाते हैं, बायोलॉजी सही। पढ़ाते पढ़ाते कभी आप सेल साइकिलिंग पे चले जाते हैं। आपको पता है सेल साइकिलिंग के लिए जब तक आप वहां पर जाके आप उसको मल्टीमीडिया पे पढ़ाएं कि किस तरीके से क्रोमोसोम्स की जो है ना वो बाइफर्केशन होती है, सही। आप बोर्ड पे आप उनको नहीं समझा नहीं सकेंगे। समझा तो इस तरह बहुत सारे फिजिक्स के अंदर फॉर एग्जांपल आप पास्कल पढ़ाते हो, अब पास्कल लॉ के अंदर हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक मशीन, उनका फंक्शन अब जाहिर है बच्चों के माइंड के अंदर उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और कुछ नहीं, चलो मोबाइल निकालें, मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब से वो पॉइंट निकाले, बच्चों को दिखाए ताकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो। तो और स्कूलों में आजकल मल्टीमीडिया भी है। Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल मल्टीमीडिया नहीं है तो आजकल 40-50 हजार रुपए में एक 32 इंच का टीवी लगा दे, स्मार्ट टीवी लगा दे, उसको अपने उसके साथ जोड़ दे। अभी मैं कुछ स्कूलों में पढ़ा रहा हूँ, मेरे कहने के ऊपर उन स्कूलों ने वहां पर टीवी क्लास के अंदर लगा दिया। कभी कभी हमें जो है ना बच्चों को टेक्नोलॉजी बच्चों की आने, अच्छा बच्चे तो सवाल करते हैं ना सर AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बच्चों को पता होना चाहिए। ई कॉमर्स क्या, आगे की चैलेंजेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, लोग घरों में बैठकर डिजिटल मार्केटिंग के जरिए पैसे कमाते हैं। तो ये सारी चीजें टीचर को पहले से आनी चाहिए, इसलिए उनको इस सिलसिले में भी नॉलेज होनी चाहिए। अच्छा सर, हमारे पास एक सवाल आया है, हाउ अ टीचर विल एनहांस हिज टीचिंग प्रोफिशिएंसी फ्रॉम दीज कोर्सेज। ये जो अभी हमने कोर्सेज की बात की है, वो जो टीचर की जो प्रोफिशिएंसी उसे कैसे एनहांस करते हैं? बिल्कुल सर, देखें ना, जब भी आप किसी भी कोर्स में इन्वॉल्व होते हैं तो उसके अंदर मेथोलॉजी जरूर होती है, और जब आप मेथोलॉजी से आप गुजरेंगे तो आपको मेथोलॉजी में न सिर्फ मेथोलॉजी बल्कि स्किल्स और टेक्निक्स भी होती हैं। तो उससे क्या होगा, आपके प्रोफेशन के अंदर आपके इंप्रूव होगी। मैं अक्सर कहता हूँ कि भाई हमारे जैसे प्राइवेट सेक्टर के अंदर नॉलेजफुल टीचर तो है, स्किलफुल नहीं है। जितने भी प्राइवेट इदारे हैं, बहुत कम इदारे हैं जो अपने टीचर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग अरेंज करते हैं। अदरवाइज आप गलियों को सब जितने भी स्कूल हैं, इवन जो टीचर केजी को पढ़ा रही होती है उसको पता नहीं है कि केजी क्या है, मॉन्टेसरी का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो मॉन्टेसरी टीचर है। तो प्रोफेशनली उनको इनहांस करने के लिए उनके लिए वर्कशॉप जरूरी है। तो मैंने ये सर राजेश और हम मिलकर हम एक यहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं पर उन स्कूलों के लिए जहाँ के टीचर नॉलेज डिग्री होल्डर तो है मगर वो स्किलफुल नहीं है, या उनको प्रोफेशनल बनाने के लिए हम ऐसे वर्कशॉप अरेंज करेंगे ताकि उनको स्किल्स आ जाए, मेथड्स आ जाए, टेक्निक्स आ जाए पढ़ाने के लिए। जबरदस्त सर, ये जो हमारा सवाल था, आई होप उसका जवाब आपको मिल गया होगा। सर अगला हमारा सवाल है कि ऐसी कौन सी सर्टेन स्किल्स हैं जो कि टीचर को क्लास में जाने से पहले सीखनी चाहिए? ओके सर, मेन पहली चीज ये है कि आप अपने कंटेंट नॉलेज को अपना अपडेट करें। यस सर। क्योंकि वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होती रहती है। जो कंटेंट आपने पढ़ाना है पहले उसके ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। नंबर दो उसके लिए एक्टिविटी डिजाइन करें कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए कौन सी एक्टिविटीज हो। वो एक्टिविटीज, क्योंकि साइंस का कोई भी टॉपिक बगैर एक्टिविटीज के आप नहीं पढ़ा सकते। इवन जब आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाते हैं तो आपके हाथ में गेंद होनी चाहिए, आप बच्चों के सामने जाएं, गेंद को जमीन पे पारें, ऊपर उठेगी, बच्चों से पूछे ये क्या है, फिर वो खुद बताएंगे, फिर आप बताएंगे बेटा इस ये एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट है। इससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मैं चाहता हूं कि बिफोर गोइंग टू स्टार्ट योर टॉपिक यू मस्ट बी प्रिपेयर बाय योरसेल्फ एज वेल एज टू यू डिजाइन डिफरेंट एक्टिविटीज कि इस टॉपिक के लिए मैं कौन कौन सी, और हर क्लास के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है। अब तो उन्होंने बुक वालों ने भी, सिंटेक्स बुक बोर्ड वालों ने भी, और प्राइवेट जो हमारे जो पब्लिशर हैं उन्होंने भी एक्टिविटीज साइड में बता दी है कि इस टॉपिक के लिए ये एक्टिविटीज आप करें। तो मैं चाहता हूं कि स्कूल में क्लास में जाए तो थ्रू एक्टिविटीज जाए, आप एक्टिविटीज बेस्ड पढ़ाएं। बिल्कुल सर। सर अब हमने मिसाल तो बहुत सारी एक्टिविटीज भी प्लान कर दी है और जो कंटेंट है वो थोड़ा सा बहुत ज्यादा है।
तो टाइम मैनेजमेंट को हम यहाँ पे कैसे नजर रख सकते हैं, बिल्कुल उसे कैसे सर। मैनेज कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं अक्सर एक ट्रेनिंग के अंदर मैंने एक ट्रेनिंग की थी माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिप्लोमा किया है, और मैं आगा खान यूनिवर्सिटी से भी मैंने ग्रेजुएशन की है एजुकेशन पेडागोजी में। 2009 में मैं AKU IED कराची से मैंने पेडागोजी में ग्रेजुएशन, वो भी यही मेरा हमारा यही था कि कोर्स को कैसे कंप्लीट करें। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कोर्स को प्लान करें ना, Yes, sir. तो उसके लिए टाइम को मैंने लाजमी करें कि भाई मेरे पास 45 मिनट्स है। इन 45 मिनट्स या 40 मिनट का पीरियड है, उस 40 मिनट में मैंने 30 मिनट कंटेंट को इस तरीके से कराना है, और 10 मिनट हमने बच्चों के लिए रखना है ताकि वो हमसे कोई सवाल वगैरह पूछे। अगर हम डेली बेस पे 40 मिनट को कंज्यूम करें अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि विद इन टाइम हम कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। मैं अपना मिसाल देता हूँ कि मैं 2 महीने पहले कोर्स कंप्लीट करता हूँ। 11 चैप्टर फिजिक्स के हैं, 9 चैप्टर 9th के हैं फिजिक्स के, मैट्रिक में 11 चैप्टर फिजिक्स के। मैं 1-1.5 महीना पहले उनको कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि मैं अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चलता हूँ। शेड्यूल मेरे पास होता है, टाइम की उस हिसाब से मैं चलता हूँ, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो आप जब भी कोई लेसन चलाएं, तो उसके लिए पहले पहले आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा कि इतने टाइम की एक्टिविटी है, इतने टाइम मैंने कंटेंट को डिलीवर करना है, इतने टाइम मैंने बच्चों को इन्वॉल्व करना है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करने हैं, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग करनी है। ये सारी चीजें टाइम मैनेजमेंट में आ जाती है। नहीं, उसके लिए वही बात है दोबारा कि प्री प्लानिंग। जब तक आप उसको प्री प्लान नहीं करेंगे, फिर आप चलेंगे, आप टाइम को कवर नहीं कर सकेंगे। सर अगला जो हमारे पास सवाल आया ये है कि सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वी सी जो कि अफोर्ड कर पाते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के अगर टीचर को देखा जाए तो वो थोड़ा सा क्वालिफिकेशन के हवाले से, एक्सपीरियंस के हवाले से गवर्नमेंट स्कूल के टीचर से थोड़े से अनक्वालिफाइड होते हैं। तो वो जो टीचर है वो खुद को कैसे डेवलप कर सकते हैं, या उन टीचर्स को आप क्या सजेशन देंगे? बिकॉज वो एक मिनिमम वेजेस में जो है वो खुद को एडजस्ट भी करते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं। और सर सबसे बड़ी मैं बहुत अफसोस के साथ करना पड़ा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे इदारे टीचर को रख तो लेते हैं, लेकिन कभी उनका डेमो भी नहीं देते कि आया उनको पढ़ाना आता भी है नहीं आता। मैंने बहुत सारे स्कूल ऐसे देखे हैं, और या स्टूडेंट से कभी रिफ्लेक्शन जो मिलता है, मुझे फीडबैक मिलता है, सर हमारे स्कूल में फलां टीचर जो है वो जो पढ़ाता है उसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर इतनी नॉलेज नहीं होती। बाज़ औक़ात स्टूडेंट टीचर को पढ़ाते हैं, सर आपने ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो मैं उन असातिज़ा को जो चले अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए स्कूल ज्वाइन तो करते हैं, उनकी मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप जो भी पढ़ाएं उसके लिए पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट अपना के लिए वो मिसकॉन्सेप्चुअलाइजेशन के आप कोई चीज गलत कम्युनिकेट कर देंगे, फिर वो बच्चे बड़े जब हो जाएंगे आगे चलकर फारिग जब लोग ट्यूशन पढ़ते हैं वो कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। पहली चीज है आपकी काउंटर नॉलेज पे ग्रिप होनी चाहिए। दूसरा, प्रोफेशनली आपको उन इदारों से सीखना चाहिए, या अपने हेड को कहें कि वो आपके लिए कोई ट्रेनिंग अरेंज करे, क्योंकि सिर्फ नॉलेज होना टीचर के लिए जरूरी नहीं है। नॉलेज और स्किल के लिए तरबियत जरूरी है। स्किल आपको कैसे आएंगी? स्किल आपको जब आएंगी जब आप ऐसे वर्कशॉप अटेंड करेंगे जहां पर मिल बैठकर पढ़ाने के लिए स्किल्स, मेथड्स, टेक्निक का आपको मौका मिलेगा, तो आप एक अच्छे उस्ताद बनेंगे। मगर सिर्फ नॉलेज के हिसाब से आप अच्छे उस्ताद नहीं बन सकते। थैंक यू सो मच सर। आई होप जो हमारी ऑडियंस थी उन्हें उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर अब जो है टीचिंग प्रोफेशन है दैट इज अ वेरी नोबल प्रोफेशन, और इसके हवाले से बहुत लोगों को जो है वो मिसकंसेप्शन होती है कि टीचिंग प्रोफेशन में ना जाएं, ये है वो है ये है। सो ऐसे कौन से मिसकंसेप्शंस हैं और उससे आप कैसे जो है वो एड्रेस करते हैं? सर मैं पहली बात मैं आपको बताऊं कि एक जमाने में कहते थे कि जिसको कोई जॉब नहीं मिलेगी वो टीचर बनेगा। इवन पुलिस में कांस्टेबल बनना बड़ा ऑनर समझा जाता था, टीचर बनने के लिए बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि रिश्ते भी नहीं आते। मास्टरों के लिए रिश्ते नहीं है, एक पुलिस के सिपाही के लिए बहुत सारे रिश्ते हैं, मगर मास्टरों के लिए कोई। लेकिन अब टीचर एक पिलर है नेशन का। जो है ट्रेंड चेंज हो गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे टीचर देखे जो इंटर के बाद जाके टीचिंग करते हैं, जॉब करते हैं, अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ग्रेजुएशन भी करते हैं। आप बिलीव करिए मैंने उनको की पोस्टों पे अभी देखा है। एक हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट थे सर ज्ञानचंद, वो अभी फॉरेन सर्विस में CSS करके गए, वो टीचिंग करते थे। इवन वो जब मैट्रिक में पढ़ते थे या इंटर में पढ़ते थे तो वो शाम को ट्यूशन पढ़ाते थे, अपने उन्हीं क्लास के दोस्तों को ट्यूशन पढ़ाते थे जिस क्लास के अंदर वो थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारी नॉलेज थी। और वो माशाल्लाह आगे चलकर टीचिंग के साथ साथ उन्होंने फिर आगे चलकर वो CSS किया। ऐसे बहुत सारी मिसाल मेरे पास हैं जो जिन्होंने एज ए करियर अपना टीचिंग में किया, आगे लेक्चरर बन गए, सब्जेक्ट स्पेशल बन गए, फिर CSS करके। क्योंकि टीचिंग में रहने वो कहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग एक लर्निंग प्रोसेस है। व्हेन यू आर गोइंग टू टीच समथिंग यू आर आल्सो लर्निंग बाय योरसेल्फ।
आपकी अपनी लर्निंग भी होती है, क्योंकि आप बुक के साथ अटैच रहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप फारिग बचे हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप मेहरबानी करके टीचिंग करें। टीचिंग करेंगे तो उसमें ये होगा, चलो पैसों की चलो आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरों को आपकी जरूरत है। आप मैथ के अच्छे हैं, आप जाके किसी स्कूल में मैथ पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं। आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे, जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो याद रखें, पढ़ाने पढ़ाने आपकी अपनी अपनी नॉलेज अपडेट होगी। कहीं कमीशन में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आपको ज्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि जब प्रोफेशन के साथ अटैच होंगे आप, तो आपकी अपनी नॉलेज भी अपडेट होती रहेगी। यस सर, यस सर। सर इसका एक बहुत बड़ा मिसाल जो है वो आप हमारे सामने हैं, और उसके अलावा सर राजेश साहब जो हैं, जैसे सर भी पहले JEST, फिर उनके बाद जो है हेड, एंड अभी जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। सो मीन टू से कि ये प्रोफेशन है, और जो इस प्रोफेशन से सच्चा हो और उस तरीके से चले तो इसमें ग्रोथ आ सकती है सर। बहुत अच्छा लगा सर ये जवाब सुन के। अब जो हमारा अगला सवाल है वो है टीचर लाइसेंसिंग पर, कि जो सिंध में है जो टीचर्स के लाइसेंस बन रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे सर? सर देखें, पूरी दुनिया में इस वक्त इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है कि लाइसेंस के ऊपर। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था कि यूरोप का था या जापान में, उन्होंने कहा था कि जब तक टीचर के पास लाइसेंस नहीं होगा उनको टीचिंग जॉब नहीं मिलती। बल्कि एक जगह मैंने पढ़ा था कि कोई प्राइम मिनिस्टर जब रिटायर होता है तो वो टीचिंग शोबे में चला जाता है, कि वो जाके टीचिंग करता है। यहाँ तक इतना ऑनर है दुनिया में टीचर के लिए। अब इन्होंने, अच्छा हुआ कि इन्होंने रियलाइज किया गवर्नमेंट ने कि टीचर के पास लाइसेंस, एक ड्राइवर है गाड़ी चलाता है, वो बगैर लाइसेंस के चालान हो जाता है। तो ये वो एक गाड़ी चलाता है, और ये पूरी कौम को चलाते हैं। जो टीचर है वो पूरी एक जनरेशन को चला रहे हैं, और वो बगैर लाइसेंस के। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, और मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब हमारे टीचर डरते हैं कि जी ये कैसे होगा, कैसे मुश्किल है। हालांकि अब जिन्होंने, अभी एक टेस्ट हो चुका है और काफी लोगों ने क्वालिफाई किया है। भाई अगर आप क्वालिफाई हो और आप एलिजिबल हैं, अगर आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो इस वक्त प्राइमरी टीचर के लिए भी 17 ग्रेड तक भी पॉलिसी बनाई गई कि अगर वो लाइसेंस याफ्ता टीचर होंगे तो उनको एज ए प्राइमरी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, वो 17 तक भी जा सकते हैं टाइम स्केल में। तो मैं चाहता हूँ, मैं खुद भी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि हम इसलिए यहाँ इदारे भी खोलना चाह रहे हैं कि मैं और राजेश साहब मिलकर हम उन टीचरों के लिए जो टीचर लाइसेंस के लिए ख्वाहिशमंद कर दिया, अपना करियर एज ए टीचर बनाना चाहते हैं, तो एकेडमी ज्वाइन करें, हमारे साथ मिले, हमारे पास आए, हम उनको ट्रेन कर देंगे। और इंशाल्लाह ताला दुनिया की कोई चीज दुनिया में मुश्किल नहीं है। पढ़ेंगे, सीखेंगे और इंटरव्यू देंगे, रिटर्न देंगे, आपको लाइसेंस मिल जाएगा। जब आप लाइसेंस आ जाए तो आपका ऑनर होगी, आपकी इज्जत होगी। आप कहीं भी जाएंगे आप एक सर्टिफाइड टीचर होंगे। एक लाइसेंस याफ्ता टीचर और बगैर लाइसेंस के टीचर में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको जो माशरे में फिर इज्जत मिलेगी, हर स्कूल, हर इदारा आपको चाहेगा कि आप हमारे पास आए। तो इसलिए लाइसेंस से घबराना नहीं चाहिए, अपने आपको अपडेट करें, नॉलेज को अपडेट करें, पढ़ें, पेडागोजी के स्किल सीखें। और वही चीजें लाइसेंस के अंदर क्या होगा, पेडागोजी होगी और आपकी कंटेंट होगी। जब दोनों चीजें आपको आएंगी तो उससे डरना नहीं चाहिए आपको। लोग CSS के लिए भी तो तैयारी करते हैं ना, आप लाइसेंस के लिए तैयारी करें और आप उसमें अपीयर हो जाएं, आप हो जाएंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा सर, अब जो आपका एक्सपीरियंस है और जो आपकी सर्विसेज हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए हमारे सामने एक सवाल आया है। जैसे कि आप अभी रिटायर हो चुके हैं अपनी जॉब से, और इवन देन आप जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं मुख्तलिफ स्कूल्स में। अगला जो सवाल है हमारा वो ये है कि आप अपने शहर के लिए जो है वो कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, या क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सजेशंस हैं आपकी जो कि हमारी सिटी के लिए आप करना चाह रहे हैं? यस देखिए विशाल, पहली चीज ये है कि अब उम्र के इस हिस्से में लोग हमेशा यही चाहते हैं कि घर और मस्जिद हो बस, और कुछ भी ना हो। बिल्कुल। लेकिन मैंने ये सोचा है, देखिए दुनिया में एक दिन जाना है, और जाहिर है उम्र के हिसाब से अब हम लोग जो है वो बोनस की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं चाहता हूँ कुछ न कुछ ऐसा करके जाऊं कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे किसी न किसी हवाले से याद करें। चले मेरे शागिर्द तो मुझे याद करते हैं, कभी कभी राजेश कहता है सर आपकी जो बायोलॉजी में जो आपने आर्टिफिशियल सिस्टम सजाया वो अभी तक याद है। सर आपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम सजाया वो अभी तक हम नहीं भूले। बहुत खुशी होती है। मेरे एक स्टूडेंट है डॉक्टर मोहम्मद अली गाड़ाई साहब, उनको मैं 9th में पढ़ाता था। वो कहता था सर बायोलॉजी इतनी आपने पढ़ाई कि हमें मेडिकल में जाने का शौक हो गया, और वो डॉक्टर बन गया। तो बड़ी खुशी होती है मुझे। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं टंडो जाम, बल्कि और भी जहां तक भी हो, मैंने अपनी सर्विसेज वॉलंटरी दी हुई है। जो भी प्राइवेट स्कूल अगर चाहते हैं कि हम अपने टीचर्स को ट्रेनिंग दें,
मैं कहता हूँ भाई एक चाय का कप चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने अभी पिछले हफ्ते में यकीनन फाउंडेशन एक इदारा है कासिमाबाद में, जबरदस्त। बिलाल मेमन साहब का, जी हाँ। मैं उन्होंने मुझे ऑफर की, बोला सर हमारे स्कूल में टीचर्स को आगे ट्रेनिंग दे। वो 5-6 स्कूल मिल गए। मैं अपने उसके बाइक पे गया, उनके पास गया, 2 घंटे का मेरा वहाँ पर टीचिंग स्ट्रेटेजीज, स्किल्स और मेथड्स के ऊपर बहुत अच्छा वर्कशॉप रहा। मैंने ऑफर की है, ओपनली हमारे एक इदारा है APIO, ऑल प्राइवेट इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, उस प्लेटफॉर्म पर भी हमने ऑफर की है कि जो भी इदारा हमें बुलाएगा हम वॉलंटरी बेस पे आएंगे, वहाँ के टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि हमारा मकसद है बच्चे की अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, और बच्चे की तालीम के लिए टीचर का अच्छा होना जरूरी है। और हमने ये टारगेट सामने रखकर, राजेश साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने मुझे ऑफर की है। और हम तो देखें, राजेश का एक बहुत मिसाल है हमारे लिए कि वो एक इसको HST थे, फिर हेडमास्टर बने, फिर उन्होंने अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में रीजनल डायरेक्टर के लिए अप्लाई किया। पहले अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई हो गए, मिट्टी में रीजनल डायरेक्टर। इनके सुपरविजन में मिट्टी का मेन कैंपस बना, जो कि इनके लिए, इनके क्रेडिट पे जाता है। और अभी आजकल ये हैदराबाद में असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मिसाल है। तनुजाम के लिए, मेरे स्टूडेंट के लिए इंस्पायरेशन के हवाले से एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं अपने स्टूडेंट को भी बताता हूँ। तो अब हम और राजेश मिलकर हम एक प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से उन असातिज़ा को जो क्वालिफाई तो हैं, डिग्री होल्डर हैं, नॉलेज होल्डर भी हैं, उनको प्रोफेशनल कैसे बनाएं, उनको स्किल्स कैसे दें। तो इसके लिए हम प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी हम उसको बाकायदा लॉन्च करेंगे। और उसके लिए हम ये डाउन एकेडमी को हम एज ए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, लाइसेंस के लिए भी हमारे जो यंग जनरेशन वो भी आएगी, उन्हें भी हम सिखाएंगे, पेडागोजी सिखाएंगे उनको। जो टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको स्किल बनाएंगे, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स को हम डेवलप करेंगे। जैसे कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग एनहांसमेंट का, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को डेवलप करेंगे। और जहाँ जहाँ भी हमें जाओ, जो भी बुलाएंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे, अपनी खिदमत देंगे। और मेरा भी यही मिशन है कि जब तक जिस्म में जान है, जब तक हिम्मत है, स्टेमिना है, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करता रहूँगा। हम ऑडियंस को एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि दान अकेडमी इज अ ओपन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको टीचर ट्रेनिंग के हवाले से या किसी भी इसी हवाले से हेल्प चाहिएगी तो आप दान अकेडमी से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। ट्रेनर हमारे पास सर मंजूर मेमन साहब अवेलेबल हैं और उनके अलावा सर राजेश साहब भी हैं। तो अगर ऐसी कोई भी ट्रेनिंग या ऐसी कोई भी चीज़ आपको दरकार है तो काइंडली हमसे आप रब्ता करें। अच्छा सर, अब हमारा एक सवाल है जो कि ऑडियंस में से आया है। ज़्यादातर हम ऑब्जर्व करते रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट और टीचर्स में काफ़ी कम्युनिकेशन गैप्स हैं। इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, एक तो मेन चीज है कि टीचर्स को वो पुराना दौर चला गया कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी हाँ एक तो ये सिस्टम को हमने बिल्कुल खत्म खत्म करना कर है, दिया। फ्रेंडली एनवायरनमेंट देना है। अब फ्रेंडली एनवायरनमेंट ये भी नहीं कि आप बिल्कुल फ्री हो जाए बच्चों से। यस मैं अपनी ट्रेनिंग में अक्सर कहता हूँ टीचर्स को कि कभी भी बच्चों के सामने अपनी फैमिली के प्रॉब्लम शेयर मत ना करें, करें। क्योंकि वो एक कामयाब और एक अच्छा उस्ताद उनके सामने होना चाहिए। अगर आपने सुबह नाश्ता नहीं किया तो खुदा के वास्ते बच्चों को मत बताएं कि आज मैंने नाश्ता नहीं किया, आज घर में गैस नहीं थी। तो ऐसी कोई बात नहीं, आपने उनको स्माइलिंग फेस, अगर आपके साथ परेशानी है लेकिन बच्चों के सामने स्माइलिंग फेस। याद रखें, अगर आप बच्चों को पढ़ाने में अगर आप स्माइलिंग फेस होंगे, आप खुशगवार मूड में होंगे, आप एंटरटेन कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, बच्चे इंजॉय भी कर रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, तो ये जो गेप है वो खत्म हो जाएगा। गेप वहां होता है जब आप रूड है, आप बच्चे सवाल कर, सर ये थोड़ा सा पता है, अभी टाइम हो गया, छोड़ो चले। देखिए, आप अपने रवैयों को थोड़ा सा चेंज करें बच्चों के सामने। आप एक बिल्कुल फ्रेंडली, क्योंकि टाइम के वक्त के साथ साथ चीजें चेंज हो गई हैं, रवैये चेंज हो गए। अब आपको वो उस रवायती टीचर से निकलना पड़ेगा जिस जमाने में हम पढ़ते थे कि टीचर से बात करते भी हमारे हम कांपते थे। अब वो दौर नहीं है कि हम टीचर से बात करते, बल्कि आप बच्चों को ये माहौल दें कि वो फ्रेंकली आपसे पूछे, डिस्कस करें, टॉपिक डिस्कस करें और मुख्तलिफ चीजें शेयर करें आपके साथ, आप उनकी सुने, आप उनको सुनाए। जब ये चीजें होंगी, डिस्कशन हमारी अच्छी होगी क्लास के अंदर, तो ये गेप तकरीबन खत्म हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल यही जो सर की सजेशन है कि गैप इस तरीके से जो है वो खत्म हो सकता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है हम इस तरीके से जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं। सर, अगला सवाल आपसे है कि हम जो स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कैसे फॉस्टर कर सकते हैं, वो कैसे इन्हांस कर सकते हैं? देखिए, मेन चीज ये है के लिए क्या सजेशन है आपके? एक चीज याद रखें, हम बीएड के अंदर भी एक ये टॉपिक पढ़ाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांसमेंट, ये लाजमी है। देखिए, हर चीज अच्छी नहीं होती, हर चीज पॉजिटिव नहीं होती, हर चीज के अंदर कुछ न कुछ
खामियां खूबियां सब होती हैं। हमें उनको बैलेंस करने के लिए उनकी तमाम चीज़ों को आगे भी देखना है। देखिए, एक मेन चीज़ ये होती है कि बच्चे को ये पता नहीं कि आगे चलकर मुझे क्या करना है, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा विजन क्या है। ये भी एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको उनका विजन दे, उनको उनका एम बताए, उनको बताए कि कौन कौन सी चीज़ें आगे चलकर आपको ज़िंदगी में काम देगी। फिर उनको मौका देना चाहिए डिस्कशन का, हम नहीं देते, बहुत सारे टीचर क्लास में नहीं देते। आप उनको मौका दें, बेटा फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ है, Yes. अब इसके अंदर आप बताएंगे ये अगर ना हो तो क्या होगा। अब इसके पॉजिटिव कभी कभी डिबेट करा दे। फॉर एग्जाम्पल हम फिजिक्स में पढ़ाते हैं भी डिजिटल और एनालॉग का दोनों का एक मुआवजा कराते हैं भी डिजिटल अच्छा था या एनालॉग अच्छा था। अब Right. जब बच्चे बात करेंगे तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव नेगेटिव, बच्चों को इस किस्म का मौका दें कि वो हर चीज के बारे में अपने खुली राय दे। जब खुली राय देगा और उनके उन पॉइंटों को भी आप अप्रिशिएट करेंगे तो क्या होगा, बच्चा और ज्यादा क्लियर, उसका माइंड क्लियर होगा। ये डर नहीं हो, खौफ नहीं होना चाहिए, बच्चे के जहन से खौफ निकालना है। इसलिए उसको ये मौका देना चाहिए कि वो आपके साथ खुली डिस्कस करे। जब खुली डिस्कस करेगा तो फिर ये डेफिनेटली ये सारा जो है ना वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेहतरीन सर, जबरदस्त सर। अब जो हमारा एक अगला सवाल आया है वो इस तरीके से है कि आउट ऑफ द क्लासरूम आपने कोई ऐसी चीज लर्न की हो, कोई ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जिसने आपकी टीचिंग की जो अप्रोच है उसे चेंज कर दिया हो? ऐसा कोई वाकया हुआ है सर आपके साथ? बिल्कुल, कई ऐसे हुए। एक मरतबा मुझे याद है कि मैं क्लास के अंदर एक चीज़ पढ़ा रहा था। बहुत सिंपल टॉपिक था बायोलॉजी का, कि जो रूट्स के जो रूट हेयर्स होते हैं, मैंने कहा ये बारी बारी रूट हेयर्स होते हैं, ये होते हैं ये पानी से। एक दूसरे दिन क्लास में उस बच्चे ने मुझे कहा, सर वो मेरे अब्बू जो है ना वो यूनिवर्सिटी के अंदर बॉटनी के प्रोफेसर है, वो कह रहे हैं कि रूट हेयर जो है ना वो माइक्रोस्कोप वो नजर नहीं आते। तो मैंने फिर सोचा कि वाकई बहुत सारी चीजें अपडेट करनी चाहिए। एक मतलब बच्चे को मैंने क्लास के अंदर पढ़ा रहा था कि भी एटम को जो है ना वो देखा नहीं जा सकता, वो नॉन विजिबल है। और उसका एक सवाल किया बच्चे ने मुझसे कि सर हम किस तरह इमेजिन करेंगे कि उसका न्यूक्लियस कितना होगा। तो मैंने कहा बेटा सॉरी मैं अंदाजा नहीं लगा सकता। तो बोला सर मेरे अब्बू ने मुझे बताया था कि उसका न्यूक्लियस इतनी जगह घेरता है जितनी फुटबॉल में हवा भरने वाला सुराख। तो फिर मैंने उसके फादर से मुलाकात की। तो मैंने कहा सर अब मुझे थोड़ा बताया। उसने मुझे एक बुक बताई, बोला है। तो मैंने एक चीज मैंने हमेशा याद की कि मैं अपने नॉलेज को अपडेट करूं। मुझे जो भी पढ़ाना है मुझे उससे 17 गुना ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं 9th को पढ़ाता हूँ तो मुझे इंटर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। मैट्रिक को पढ़ाता हूँ मुझे कम से कम इंटर लेवल की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों कि वो जो बच्चा हमारे सामने आज है ना, वो बच्चा नहीं है जब हम बच्चे थे। मैं ये 4 जनरेशन मेरे सामने गुजरी है। अगर 10-10 साल की एक जनरेशन को हम देखते हैं, 1980 से लेकर 2024 तक 4 अलग अलग जनरेशन मेरे सामने से गुजरी है। तो मैंने एक चीज मैंने नोट की है कि आपकी नॉलेज बच्चों की नॉलेज से ज्यादा होनी चाहिए। अगर कहीं भी बच्चे ने ये महसूस कर लिया कि सर ने हमें यहाँ पर ये सही चीज नहीं पढ़ाई और असल में ये चीज ऐसी थी, तो फिर वो कहते हैं कि पहाड़ से गिरने वाला बंदा पहाड़ पे तो चढ़ सकता है, नजरों में गिरने वाला कभी नजरों में नहीं समा सकता। फिर मैंने ये सोचा कि आपको या तो आप उस दिन न पढ़ाए, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी नॉलेज पे गिरप नहीं है, आप उस दिन वो चीज मत पढ़ाएं, बजाय उसके कि आप गलत पढ़ाएं। तो मैंने अपनी जिंदगी में ये सबक सीखा है कि आप जब भी पढ़ाएं आपका अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। बच्चा कहीं से कुछ भी सवाल कर सकता है, बच्चे को सेटिस्फाई करना ये आपकी जिम्मेवारी है। जब बच्चा आपसे सेटिस्फाई हो जाएगा तो फिर उसके चेहरे से जो आपको फीलिंग्स मिलेगी ना, उससे फिर आप अंदाजा लगा लेंगे कि जी मेरी टीचिंग कामयाब रही। तो ये शुरू में मुझे कुछ डिफिकल्टी थी बायोलॉजी में स्पेशली। फिर जब मैंने उनको इम्प्रूव किया और 9th को पढ़ाने के लिए फर्स्ट इंटर की बायोलॉजी को पढ़ा, तो मैंने अंदाजा लग गया पढ़ाने के लिए मुझे बच्चों से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, बुक से आगे निकलना चाहिए और अपने आप को अपडेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। ये जो है वो क्लास के बाहर के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और ये आपने बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। सर एक हमारा सवाल है वो होता है कि लाइक कुछ लोग कहते हैं कि टीचिंग जो प्रोफेशन है या टीचिंग जो स्किल्स है वो बाय बर्थ एक बंदे में आ जाती है। आप क्या समझते हैं, ये बाय बर्थ हम में इनहेरिटेड है या तो हम इसे डेवलप करते हैं टाइम टू टाइम? नहीं सर, ये मैं इस चीज को नहीं करता हूँ। अगर बाय बर्थ, मेरी फैमिली में मेरे चचा एक टीचर थे, ठीक है, मेरे फादर या भाई में से कोई नहीं था। मैंने अपने बच्चों में किसी एक को कहा कि यार तुम टीचर बनो, बोला नहीं अब हम टीचर नहीं बनेंगे। तो ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अगर कोई बंदा टीचर बन जाता है तो फिर उसके बाद जब वो टीचर ज्वाइन करता है तो फिर वो आस्ता आस्ता वो चीजें उसके अंदर आ जाती है। बाय बर्थ कोई भी ये चीज हेरिडिटी में नहीं है कि जी
अब मेरा बाप टीचर था तो मैं भी टीचर बनूंगा, या मेरा पोता भी टीचर आई बनेगा। मीन टू से कि लाइक कुछ ऐसे होते हैं जिन जो टीचिंग प्रोफेशन में तो आ जाते हैं लेकिन उससे सही तरीके से एक्वायर नहीं कर सकते और सही तरीके से अपना जो मैसेज है वो डिलीवर नहीं कर सकते। सो यहाँ पे आपकी क्या सजेशन है? हमने यहाँ देखा होगा कोई कोई पीएचडी होल्डर्स भी होंगे जो कि अपना मैसेज सही तरीके से डिलीवर नहीं कर सकते, नहीं पढ़ा सकते। कोई की मैट्रिक पास भी स्टूडेंट है जो कि बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा सकता है। सर आई वांट टू से दिस। हाँ, इसमें ये है कि देखें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अच्छा, मेन चीज जो उसमें है वो है कॉन्फिडेंस। अच्छा, मुझसे आगे एक सवाल किया था कि एक टीचर ने कि सर हाउ वी कैन गेट कॉन्फिडेंस। मैंने कहा ना, दो चीजें कॉन्फिडेंस के लिए, दो चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव नॉलेज, पहली चीज नॉलेज। नंबर दो प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इट मीन रिपीटेशन। अगर आप उस नॉलेज की रिपीटेशन है, प्रैक्टिस है, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस होगा। अब वो पीएचडी इसका, मैंने अभी एक परसों मैंने पढ़ा था कि यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर है जिसने 20 साल के अंदर एक क्लास भी नहीं ली, वो हमेशा इंतजामी पोस्टों पे रहा। अब वो उसने पीएचडी की अपने सब्जेक्ट के अंदर, क्या फायदा उसकी पीएचडी का, जो बच्चों के सामने एक क्लास भी नहीं ले रहा, मगर वो एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग चीज है और टीचिंग एक अलग चीज है। तो मैं तो कहता हूँ कि हेडमास्टर को भी क्लासों में पढ़ाना चाहिए। हमारे यहाँ कहीं भी मुश्किल है 90% गवर्नमेंट के स्कूल के हेडमास्टर क्लासों में पढ़ाते नहीं है, हालांकि उनको पढ़ाना चाहिए। उनको, हमें याद है हमें पुराने जमाने में जो सीनियर टीचर होता था वो छोटी क्लासों को पढ़ाते थे। मैं जब प्राइमरी में पढ़ता था, मुझे याद है बहुत सीनियर टीचर पहली क्लास का टीचर होता था, और जो जूनियर आते थे उनको चौथी पांचवी में भेजते थे, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल पे आज जो एजुकेशन सीनियर बंदा दे सकता है ना, वो उन्होंने। इसलिए मैं कहता हूँ कि टीचिंग के लिए क्लास के अंदर प्रैक्टिकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ रहकर आपको पढ़ाना पड़ेगा। जब बच्चे आप प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे तो बच्चे खुद आपको पढ़ाना सिखाएंगे कि पढ़ाते कैसे हैं। तो बच्चों के साथ मैं कह रहा हूं, असल ट्रेनिंग तो आपकी क्लास के अंदर है। आप जब पढ़ाते हैं तो आपका जो एक्सपीरियंस गेन हो रहा है, प्रैक्टिकली जो एक्सपीरियंस गेन हो रहा है वो वन क्लास से हो रहा है, न कि आप बीएड एमएड कितनी भी कर लें। आप जब भी कहते हैं ना टीचर सेंटर से, अगर टीचर एक्टिव है आपकी टीचिंग एक्टिव है, अगर टीचर पैसिव है आप कुर्सी में बैठ के पढ़ाएंगे, टाइम तो गुजर जाएगा लेकिन बच्चों की लर्निंग नहीं होगी। इसलिए चाहे वो प्रोफेसर हो चाहे पिरामिड उस्ताद हो, आपको क्लास के अंदर एक्टिव रहना पड़ेगा। आप एक्टिव रहेंगे, आपके बच्चे भी एक्टिव रहेंगे, और बच्चे एक्टिव रहेंगे तो क्लास का एनवायरनमेंट बिल्कुल जो है ना वो ऐसा होगा कि बच्चे भी इंजॉय करेंगे। मैं कहता हूँ टीचर थकता नहीं है। अक्सर मैं टीचरों को कहता हूँ भाई आप इसलिए थक जाते हैं कि आप 15 मिनट की एक्टिविटी डिजाइन करते हैं, 40 मिनट के पीरियड में 15 मिनट आपने पढ़ाया, बाकी आप थक गए, बैठ गए कुर्सी पे, भाई अपना काम करो। ऐसा नहीं करो, 1 घंटे की एक्टिविटी डिजाइन करो, 40 मिनट गुजर जाएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि टाइम किस तरह गुजर। तो एक्टिविटी बेस्ड एंड लेसन प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है। अच्छा सर, जो नए टीचर्स जो हैं उनके कुछ सवाल हमारे सामने आ रहे हैं कि नए जो टीचर्स हैं वो उनके पास काफी सारी स्ट्रेंथ होती हैं, लेकिन वो खुद की स्ट्रेंथ्स को कैसे पहचाने, और उनके लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? सर जो अभी आईबीए के हिसाब से बात कर रहे हैं, जी हाँ सर, जो नए टीचर है माशाल्लाह। एक बात ये है कि मैं इस्टीडा की तरफ से तकरीबन कोई 6 साइकिल्स में एज ए मोटिवेशनल स्पीकर मैंने काफी सेंटर विजिट किए। 7 तक भी गया, बदीन तक भी गया, पूरे रीजन में मुझे जो है ये असाइनमेंट दी गई थी। तो यकीन करिएगा मुझे इतनी खुशी हुई। इस मरतबा एक क्रीम आया हमारे पास आईबीएस है, लेकिन ये कहते हैं थोड़ा सा और भी, मैं कहता हूँ कि वो क्रीम 50 मार्कों तक वाला था। अब 50 से कम वाले जो आ रहे हैं ना, इनमें वो पोटेंशियल नहीं है। अब 42-43 मार्क वाले को अगर आप कंपेयर करेंगे 60 वाले से, तो डेफिनेट कुछ गैप होगा। लेकिन एक बात है कि जो वहां पर जो मुझे रेस्पॉन्स मिला, मातली के अंदर मैं गया तो मुझे क्लास में पता लगा कि 30 के करीब जो है वो इंजीनियर है, बीई इंजीनियर है, वो मेहरान यूनिवर्सिटी के, और वो वहाँ जेएसटी है। इस तरह हैदराबाद के अंदर मैंने ऐसे जनरली पूछा भाई आप, तो वहां पता लगा कि जी आधे जो है वो साइंस ग्रेजुएट और एमएससी बीएससी और बीई है। तो उससे अंदाजा हुआ कि आईबीएस से जो जितना भी अभी टीचर आए ना वो बेहतरीन क्वालिफाइड है। और ये इंडक्शन ट्रेनिंग बहुत अच्छी जो इस्टीडा की तरफ से हो रही है, बेहतरीन इंडक्शन ट्रेनिंग है, जो 1 साल का कोर्स इनको 4 हफ्तों में करा रहे हैं, और इसके अंदर नो डाउट कि वो अच्छे प्रोफेशनल स्किल उनके अंदर हो जाते हैं। लेकिन ये सरासर कंटिन्यू होना चाहिए, इसका फॉलोअप भी होना चाहिए। तो मैंने उनको भी सजेशन दी, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, सर जैनुल आबदीन लिगारी जो कि डायरेक्टर है इस्टीडा के, उनके साथ भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर इसका कंटिन्यू फॉलोअप होना चाहिए।
और फिर साल में कम से कम 15 दिन के लिए एक रिफ्रेशर कोर्सेज इन असाजा के लिए होना चाहिए, ताकि वो कंटिन्यूसली तरबियत में जो है ना वो अटैच रहे। अगर आपने एक 6-4 हफ्ते ट्रेनिंग देके उनको छोड़ दिया सही। और फिर वो चले गए, तो फिर और आगे 5 साल तक वो, तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। जब तक फॉलोअप नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। फॉलोअप जरूरी है उसके लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आई होप ये जो हमारा सवाल था उसका आपको जवाब मिल गया होगा सर। अगला जो सवाल है, आई एम श्योर आपके साथ जो है ऐसी मोमेंट काफी मरतबा आई होगी, बट व्हाट इज द मोमेंट, बेस्ट मोमेंट इन योर लाइफ जहाँ पे आपने एक वर्थ इट फील किया होगा कि आज मेरे टीचिंग का या आज मेरे इस प्रोफेशन का जो मकसद था वो पूरा हुआ? ऐसा कोई मोमेंट जहाँ पे आपको कोई ऐसा शागिर्द मिला या ऐसा कोई चीज हुई सर? बिल्कुल। मीन बेस्ट ऑफ योर मोमेंट लाइफ। सबसे बड़ा शागिर्द मेरे सामने विशाल बैठा हुआ है। विशाल को जब मैं किसी फोरम पे, किसी बड़े प्रोग्राम में, कराची लेवल के किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई लेक्चर देता हुआ देखता हूँ, तो जो मुझे इंस्पायरेशन जो हो रही है, जो मेरी फीलिंग होती है, या राजेश को इस जॉब पे मैं देखता हूँ, मुझे याद है मेरे दोस्त जिसका मैंने अभी जिक्र किया, जैनुल आब्दीन निगारी साहब, हाई स्कूल नंबर 2 में JST टीचर थे, बीएड के मेरे स्टूडेंट रहे। एक दिन कहने लगे, टंडोलर का ये वो क्लासरूम है जहाँ सर मंजूर ने मुझसे बीएड का लेसन लिया था, वर्कशॉप लिया था, और वो आजकल डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह भी एक मेरे दोस्त की शादी में मैं गया, तो तकरीबन की 15-20 लोग आके मुझे मिले और बिल्कुल झुककर मिले, मैंने एक को भी नहीं पहचाना। तो फिर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कर, बोले सर हम सब क्लास फेलो हैं और हमने 87 में आपके पास बायोलॉजी की ट्यूशन पढ़ी और अब सब तकरीबन डॉक्टर है। या डॉक्टर मोहम्मद अली के भाई की शादी में, यहाँ शादी में मुलाकात, तो सब आके मिल गए। अपना नाम, सर मेरा नाम सैफुर रहमान है, मैं फलां जगह पे डॉक्टर हूँ, सर मैंने आपसे बायोलॉजी पढ़ी है, सर मेरा नाम ये है, मैं आजकल यहाँ पर हूँ। आप बिलीव कीजिएगा, कभी कभी फेसबुक पे कोई आ जाता है, सर मेरा नाम कलीमुल्लाह शरा है, सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं यूके में डॉक्टर हूँ। तो मुझे इतनी खुशी होती है, मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी थकावट खत्म हो जाती है। और ये मेरे बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया, मैंने मेहनत की, मैंने उनको अपना बच्चा समझकर मेहनत की, आज वो बहुत अच्छी अच्छी की पोस्टों पे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो है ना, असल मेरा सरमाया यही बच्चे हैं, और मैं हर वक्त उनके लिए दुआ करता रहता हूँ कि यार अब करीब इनको और तरक्की दो और आगे बढ़ेंगे। ये बढ़ेंगे तो समझेंगे हमारा मकसद हल हो गया। और दूसरे टीचरों के लिए भी मैं मिसाल दूंगा कि अपने बच्चों को ये मत देखें ये अभी 9th में पढ़ रहा है, 20 साल के बाद देखेंगे वो कहाँ होगा। जब 20 साल, अभी मेरा एक स्टूडेंट SSP है, सैयद सलीम शाह, आजकल कराची में, पहले जेकोबा में थे, मैं उनका उस टीचर रहा हूँ। जब मैं टनोलर में SSP बने तो मैं उनको मुबारकबाद देने गया, खड़े होकर कहने लगे सर मेरे उस्ताद मोहतरम है। तो आप बिलीव कीजिएगा, वो पूरे वहाँ पर अखबारी नुमाइंदे भी थे, कुछ एजुकेशन के लोग भी थे, सब खड़े हो गए और उन्होंने जो है ना मुझे इज्जत दी। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है उस्ताद की, जब उसका कोई अच्छा स्टूडेंट किसी की पोस्ट पे, बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाए और वो ये रियलाइज करे कि मैं इस मंजिल पे, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो मेरे बच्चे वहां पढ़ते हैं, उनको कहते हैं कि इस मंजिल पर मुझे पहुंचाने वाले सर मंसूर मेमन है। हालांकि मैंने कोई वो नहीं की, मेहनत की है बच्चों के ऊपर, लेकिन मैं अभी भी उनको कहता हूँ कि जो बच्चा अभी आपके पास 9th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, आप उनको प्यार दें, मोहब्बत दें, पढ़ाएं। ये सोचें कि 25 साल के बाद अगर ये बच्चा किसी मंजिल पे होगा तो फिर वो जो आपको जो रिफ्लेक्शन मिलेगा ना, उसको आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। बिल्कुल सर। सर अभी हमारे पास जो है सर अली मोहम्मद टालपुर साहब का एक जो है वो कमेंट है। सर ने कहा है कि सर मंजूर मेमन साहब इज अ ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ टंडोजाम। सर को मैं GBPS टालपुर मोहल्ला में कुछ अपना टाइम निकाल के हमें जो है वो विजिट करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इंशाल्लाह। और आज के जो हमारे सवालात हैं वो यहाँ तक जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुँच चुके हैं। सर आपका कोई ऐसा मैसेज जो कि हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें? भाई मैं एक तो पेरेंट्स के लिए गुजारिश करूंगा, जो भी सुन रहे हैं, देखिए आजकल मोबाइल ने बच्चों के ना जहन खराब कर दिए हैं। मेरे क्लास में बच्चे सोए हुए होते हैं, पूछता हूँ तो सच्ची सच्ची बोलते हैं, क्योंकि मैं खुद भी झूठ नहीं बोलता और बच्चों से भी कहता हूँ कभी मुझसे जिंदगी में झूठ मत बोलो। वो कहते हैं सर हमने मोबाइल में रात को 3 बजे तक मोबाइल चला, इसलिए मुझे नींद आ रही है। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ मेहरबानी करके बच्चों के ऊपर नज़र रखें, मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। और मेरे बच्चे
बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं, मगर क्योंकि इस मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उनका जहन खराब हो रहा है। दूसरा, हमारा इम्तिहानों का सिस्टम भी आजकल आप देखें कि नकल बहुत ज़्यादा हो रही है। अब बच्चे को मैं कहता हूँ बेटा नकल से आप ग्रेड तो ले लेंगे मगर नॉलेज कहाँ से आएगी, नॉलेज के लिए फिर भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसलिए असातिज़ा को भी चाहिए कि वो बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को इस बात के लिए रियलाइज कराएं कि वो आगे बड़ा चैलेंज आया है उनके सामने। कंपटीशन का दौर है, बहुत अब बड़ा कंपटीशन आगे आ रहा है, AI का दौर आ रहा है। आगे चलकर हो सकता है 10 साल के बाद ना डॉक्टरों की जरूरत पड़े, ना इंजीनियरों की जरूरत पड़े। आपने अपने स्किल्स को किस तरह बढ़ाएंगे? आइंदा मुस्तकबिल में वही बंदा कामयाब होगा जिसके पास स्किल होंगे। नॉलेज किसको नहीं पूछेंगे, नॉलेज को कोई नहीं पूछेगा, असल चीज है स्किल। स्किल। अगर आप कंप्यूटर लिटरेट हैं, अगर आपको ई-कॉमर्स आती है, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, आप स्किल आते हैं, आप करोड़ों रुपए घर में बैठकर लैपटॉप के जरिए कमा सकते हैं स्किल बेस पे। भले आपके पास डिग्री ना हो, डिग्री का होना फिर उसके साथ स्किल का होना, ये दोनों जरूरी है। इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्किल को डेवलप करें, जहां जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसके ऊपर अपनी गिरफ्त दें। और अपने पेरेंट्स को जो मैं गुजारिश, जो भी सुन रहे हैं, कि बिराए मेहरबानी बच्चों पर कड़ी नजर रखें। बाहर कहाँ रहते हैं, किन दोस्तों के साथ रहते हैं, किन किन एक्टिविटीज में रहते हैं, उनके ऊपर जरा नजर रखें। बच्चों, ये बच्चे हमारे सरमाया है, हमारा मुस्तकबिल है। अगर ये ज़हनी तौर पर तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारा मुल्क सिंध तरक्की करेगा। इसलिए इन बच्चों के ऊपर बड़ी तवज्जो की जरूरत है। असादा और वालिदैन मिलजुल कर उस बच्चे के लिए मेहनत करें जो कि हमारी जिंदगी का सरमाया है। यकीनन बहुत फायदा होगा इनसे। थैंक यू सो मच सर। और आज का जो पॉडकास्ट है वो हम यहाँ पे एंड करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से हम जो है वो दान अकेडमी के बारे में बता देते हैं। दान अकेडमी इज अ कोचिंग सेंटर वेयर वी प्रोवाइड कोचिंग क्लासेस फ्रॉम 9th to इंटर। उसके अलावा यहाँ पे जो है वो कंप्यूटर कोर्सेज और इंग्लिश लैंग्वेज के जो प्रोग्राम्स है वो भी यहाँ पे होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे सर अब जो है वो टीचर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है। तो एक बार फिर से हम ओपन कॉल देते हैं, जो भी प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी स्कूल्स हैं जिनको भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स इस तरीके का कोई भी कोर्स वगैरह या ऐसी कोई भी ट्रेनिंग करवानी हो तो आप दान अकेडमी आके विजिट कर सकते हैं, या हमारे जो अकेडमी का पेज है इसके थ्रू भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं danacademy.tandojam@gmail.com। तो किसी भी हवाले से किसी भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग या टीचर्स ट्रेनिंग की कोई भी मदद चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं एनी टाइम। सर लास्ट में कोई चीज़ आप कहना चाहेंगे या बस फिर? थैंक यू। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दान अकेडमी का, खुसूसन राजेश गोस्वामी साहब, विशाल का। आपने मुझे मौका दिया। वक्त तो बस घर में बैठकर भी गुजार जाता, लेकिन बिल्कुल सर। ये ऐसा मौका था जिससे बहुत सारे लोगों तक में हमारा एक मैसेज गया। और एक बहुत अच्छी तरीका है कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपने मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाया। और ये मैसेज जहां जहां तक जाए वो उनको चाहिए कि इसको दूसरी जगहों तक भी कम्युनिकेट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा असातिज़ा उससे मुस्तफ़ीद हो सके। और जब भी दान अकेडमी को मंजूर मेमन की ज़रूरत पड़ी, मेरी सर्विसेज उनके लिए हर वक्त हाजिर हैं इंशाल्लाह ताला। मैंने कमिटमेंट की है और मैं कमिटेड बंदा हूँ। और मेरा प्रॉमिस है कि जब आप मुझे बुलाएंगे किसी भी फोरम पे ट्रेनिंग के हवाले से, कहीं यहाँ पर या कहीं भी जाना होगा, हम दान अकेडमी के प्लेटफार्म के जरिए हम इस खिदमत को कंटिन्यू रखेंगे। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इसके अच्छे नताइज जो है ना वो हासिल होंगे। थैंक यू सो मच सर। और हमारे तमाम व्यूअर्स जो हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को पूरा देखा और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये जो मैसेज है वो फार एंड वाइड जाए। थैंक यू सो मच।